Hello students, myself Alka Rani from Department of Botany, PPN College Kanpur. Today in this video we are going to learn about first aid technique, which is the second chapter of first unit of your co-curricular course First Aid and Health offered in second semester of graduation. Now in this chapter we are going to learn about dressings and bandages, fast evacuation techniques having single rescuer and transport technique. इस चैप्टर को हम लोग दो वीडियोस में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोग ड्रेसिंग्स और बैंडेजेस यानी मरहम पट्टी और पट्टियों के बारे में जानेंगे और सेकेंड वीडियो में हम लोग फास्ट इवैक्यूएशन टेक्निक और ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। So the first and foremost thing is the definition of dressings. So here is the definition of dressing on your slides. A dressing is a protective covering applied to a wound to prevent infection, absorb discharge, control bleeding, avoid further injury, and reduce pain. An efficient dressing should be sterile and have a good degree of porosity to allow for oozing and sweating. यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मरहम पट्टी घाव को ढकने वाला एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। चोट व घाव पर मरहम पट्टी करने से किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना खत्म हो जाती है और चोट व घाव जल्दी भरने लगते हैं। ड्रेसिंग्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ये इन्फेक्शन को रोकता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, जो वुंड है उससे होने वाली ऊजिंग को एब्जॉर्ब करता है, फर्दर डैमेजेस को प्रिवेंट करता है और जो है चोट को जल्दी भरने में हेल्प करता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मरहम पट्टी यानी कि ड्रेसिंग जो है वो जर्म फ्री होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए, ये सॉफ्ट कपड़े की बनी होनी चाहिए और इसमें जो है प्रॉपर पोरोसिटी होनी चाहिए ताकि जो ऊजिंग हो रही है चोट से या जो स्वेटिंग होती है वो एक्यूमुलेट ना हो और बाहर जो है वो निकल जाए। ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो घाव को, इंजर्ड पार्ट को कंप्लीटली कवर कर ले। ड्रेसिंग्स ना बहुत ढीली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग यानी कि ड्रेसिंग के प्रकार। तो ड्रेसिंग को ब्रॉडली हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: एडहेसिव ड्रेसिंग, नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग और इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग। अब हम लोग सबसे पहले एडहेसिव ड्रेसिंग की बात करते हैं, जिसको पॉपुलरली हम लोग बैंडेड के नाम से जानते हैं। और ये जो बैंडेड या एडहेसिव ड्रेसिंग होती है, ये स्टेराइल ड्रेसिंग होती है जो कि सेलुलोज गॉज के पैड्स को जो है एडहेसिव मटेरियल्स के साथ में लेयर्स में लपेटा जाता है। और जो है ये जो बैंडेड होते हैं ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस में जो है मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। इनको पेपर या प्लास्टिक कवर्स के अंदर रैप करके मार्केट में सेल किया जाता है। जब भी हम लोग बैंडेड या एडहेसिव ड्रेसिंग को अप्लाई करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो घाव है उसके आसपास की जो स्किन है वो ड्राई होनी चाहिए, वो मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग। तो नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग्स को भी हम लोग टू सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है रेडीमेड स्टेराइल ड्रेसिंग और दूसरी है गॉज ड्रेसिंग। रेडीमेड स्टेराइल ड्रेसिंग यानी कि तैयार जीवाणु रहित ड्रेसिंग जो है रुई को गॉज पट्टियों में लपेटा जाता है और रोल बैंडेज के साथ जोड़ करके रेडीमेड कंडीशन में रखा जाता है और इस ड्रेसिंग को जो है प्रॉपर प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर सील कर करके मार्केट में इनको अवेल किया जाता है और ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में मार्केट में अवेलेबल होती है। फिर है गॉज ड्रेसिंग यानी कि जालीदार पट्टी। इनका इस्तेमाल जो है बहुत बड़े वुंड्स को कवर करने के लिए जो है किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्बेंट होती है और ये सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। ये जो है ब्लड की क्लॉटिंग को असिस्ट करती है। जब भी ब्लीडिंग हो रही हो तो वहां पे क्लॉटिंग की जरूरत होती है, तो ये गॉज ड्रेसिंग उसको जो है असिस्ट करती है, हेल्प करती है। फिर हम लोग आते हैं इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग यानी कि औपचारिक मरहम पट्टी। और नाम से ही जाहिर है कि अनौपचारिक मरहम पट्टी का मतलब है कि जब रेडीमेड ड्रेसिंग्स ना अवेलेबल हो तो हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो उनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि साफ कॉटन क्लोथ्स हो, रुमाल हो,
पीसेस ऑफ लिनन हो, क्लीन पेपर या सेलुलोज टिश्यूज हो, इनका इस्तेमाल हम लोग ड्रेसिंग करने में कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि ड्रेसिंग को प्रॉपर हमें कवर करना है और इनको इनकी पोजीशन पर होल्ड करने के लिए हम लोग डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका आपको आपके पिक्चर में देख सकते हैं, आप वहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि हम ड्रेसिंग को अप्लाई कैसे करें। तो ड्रेसिंग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि ड्रेसिंग को अप्लाई करने से पहले और करने के बाद हमें हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए। और हाथों को क्लीन करने के लिए हम लोग प्राइमरली सोप और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। यदि सोप आपको अवेलेबल ना हो तो आप जो है एशेज या राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम ड्रेसिंग करें तो ग्लव्स पहन लें, और यदि ग्लव्स अवेलेबल नहीं हो तो क्लीन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब भी ड्रेसिंग की जाए तो पूरे के पूरे घाव को अच्छे से कवर किया जाना चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई इन्फेक्शन होने की संभावना ना हो। जब भी ड्रेसिंग की जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी वुंडेड पर्सन है उसके ब्लड या दूसरे बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैंडेजेस यानी कि पट्टियों की। तो बैंडेज जो है ड्रेसिंग के कंपैरिजन में काफी लंबी स्ट्रिप्स होती हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हो सकती है, जिनमें से एक गॉज भी है। और इनका इस्तेमाल जो है जो वूंड या इंजर्ड बॉडी पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको उसकी स्थिति में मेंटेन रखने में, उसको कंप्रेस और सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। और बैंडेज का इस्तेमाल हम लोग अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फर्स्ट एड यूजेस होते हैं इसके। इनका इस्तेमाल जो है ड्रेसिंग्स को सिक्योर करने में, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, लिम्स में अगर फ्रैक्चर या चोट लग गई हो तो उसको इमोबिलाइज यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट ना हो फर्दर इंजरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको इमोबिलाइज या सपोर्ट करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, और इंजर्ड पार्ट में स्वेलिंग आने से कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई हो सकती हैं, जिनमें से है फ्लैनल। फ्लैनल एक प्रकार का उलन फैब्रिक होता है। फिर कैलिको, कैलिको एक प्रकार का कॉटन फैब्रिक होता है, उससे बन सकते हैं। या फिर इलास्टिक नेट या स्पेशल पेपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बैंडेज बनाने में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंडेजेस। तो बैंडेजेस के कई टाइप्स हैं, जिनमें से है ट्रायंगुलर बैंडेजेस, रोलर और क्रेप बैंडेजेस, और ट्यूबुलर बैंडेजेस। जो ट्रायंगुलर बैंडेज है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, और इसीलिए इसको हम लोग मास्टर बैंडेज कहते हैं। इसको लार्ज ड्रेसिंग की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, स्लिंग्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्रेसिंग को सिक्योर करने के लिए और लिम्स को इमोबिलाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। फिर है हमारे रोलर और क्रेप बैंडिंग। इनका इस्तेमाल ड्रेसिंग्स को सिक्योर करने के लिए और इंजर्ड लिम्स हैं यानी कि हाथ पैर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। ट्यूबुलर बैंडेज जो है फिंगर्स या टोज या फिर जो है जॉइंट्स में अगर इंजरी हो गई हो तो वहां पे जो ड्रेसिंग होती है उसको होल्ड करने के लिए उसकी प्लेस पर ट्यूबुलर बैंडेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं स्लिंग्स। स्लिंग्स एज सच कोई पट्टी का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये जो बैंडेजेस या ड्रेसिंग्स हो उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले देखें कि आर्म्स को ये सपोर्ट करते हैं। अपर लिम्स को जो है फर्दर इंजरी जो कि शोल्डर, नेक या चेस्ट पर हो सकती है उससे जो है पुल की वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए भी स्लिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी हम स्प्लिंट्स का इस्तेमाल करें, स्प्लिंट्स एक प्रकार का हार्ड मटेरियल होता है या जो कि फ्रैक्चर्ड या यहाँ पे जब फ्रैक्चर होने की संभावना है वहां पर जो है उसको लगा करके सपोर्ट दिया जाता है कि वो पार्ट, बॉडी पार्ट वहां से मूव ना हो, तो उसको भी सिक्योर करने के लिए स्लिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्लिंग्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक होता, पहला है आर्म स्लिंग, और ये जो आर्म स्लिंग है ये ट्रायंगुलर आर्म स्लिंग है, और ये जिस मतलब जहाँ पे आर्म्स पे ये लगाया जाता है उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर मेंटेन करता है। This arm sling is used in case of injuries of arms, wrist and hand after application of dressing. और इसका इस्तेमाल हमेशा ड्रेसिंग, स्प्लिंट्स, प्लास्टर कास्ट और बैंडेजिंग के बाद किया जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए कि फर्दर एक तो इंजर्ड पार्ट में डैमेजेस ना हो और जो ड्रेसिंग्स और बैंडेजेस है वो अपने प्रॉपर पोजीशन पर बने रहें। नेक्स्ट है कॉलर एंड कफ स्लिंग।
और ये जो कॉलर एंड कफ स्लिंग है, ये रिस्ट में अगर इंजरी हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए कॉलर एंड कफ स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर है हमारा ट्रायंगुलर स्लिंग्स, और ये ट्रायंगुलर स्लिंग ऐसा है जिसमें अंडर आर्म जो है वो अपवर्ड पोजीशन पर रहती है। जैसा कि आप जो है इस पिक्चर में देख रहे हैं कि दिस ट्रायंगुलर स्लिंग इज यूज्ड टू सपोर्ट फ्रैक्चर ऑफ कॉलर बोन, arms and injured shoulders and also crushed or badly burned palms। और इसकी वजह से क्या होता है कि हैंड जो है ऊपर की तरफ, ऊपर की पोजीशन में जो है वो बना रहता है, और अगर फ्रैक्चर हो गया है तो उससे होने वाले पेन से जो है इस पोजीशन में रिलीफ मिलता है, वो पेन कम हो जाता है। तो ये ट्रायंगुलर स्लिंग का इस्तेमाल इस जगह पे होता है। फिर हम लोग देखते हैं बैंडेजेस, और बैंडेजेस में भी हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंडेजेस पहले ही देख चुके हैं। तो ट्रायंगुलर बैंडेजेस का हम लोग इस्तेमाल देखते हैं कि ट्रायंगुलर बैंडेजेस को हम लोग किन विभिन्न प्रकारों से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलर बैंडेज को हम लोग होल क्लॉथ, यानी कि पूरा का पूरा फैला हुआ हो, स्प्रेड आउट हो, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और तब कहलाता है या ओपन बैंडेज। फिर एक फोल्ड करने के बाद उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, यानी एक फोल्ड के बाद फिर दूसरा फोल्ड भी कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड बैंडेज, और ब्रॉड बैंडेज को भी हम लोग रोलर बैंडेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक फोल्ड और 3 या उससे ज्यादा फोल्ड कर दिए जाए तो वो नैरो बैंडेज कहलाता है, और इस बैंडेज को भी जो है हम लोग रोलर बैंडेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो डिफरेंट बैंडेजेस जो अभी आपने देखे हैं, उनको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अब ये आगे की स्लाइड्स में ये देखेंगे। तो सबसे पहले स्कैल्प बैंडेजेस। स्कैल्प बैंडेज बनाने के लिए हम लोग ओपन ट्रायंगुलर बैंडेज का ही इस्तेमाल करते हैं, और ये जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस तरीके से पूरा जो स्कैल्प को कवर करके और फिर उस पर बैंडेज लगाते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट है फोरहेड, आई, चीक, जॉ फ्रैक्चर बैंडेज, और बैंडेज फॉर एनी पार्ट विच इज राउंड इन शेप, यानी कोई भी बॉडी पार्ट जो राउंड हो, गोलाकार हो, वहां पे इस तरीके के बैंडेज की जरूरत होती है। या फिर फोरहेड, आई या चीक या जॉ के फ्रैक्चर को जो है कवर करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो है दो ट्रायंगुलर बैंडेज का जो है, दो ट्रायंगुलर बैंडेज की जरूरत होती है। एक को हम लोग ब्रॉड बैंडेज की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक फोल्ड करने के बाद, एक या दो फोल्ड करने के बाद, और दूसरे को हम लोग नैरो बैंडेज की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फर्दर 3 या 3 से अधिक फोल्ड करके फिर दूसरे पहले वाले बैंडेज को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फ्रंट और बैक ऑफ द चेस्ट बैंडेज। यहाँ पर भी हम लोग ओपन ट्रायंगुलर बैंडेज को चित्र में दिखाए गए तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज शोल्डर बैंडेज। शोल्डर बैंडेज में एक ब्रॉड बैंडेज, यानी कि ट्रायंगुलर बैंडेज को फोल्ड करके हम ब्रॉड बैंडेज बना लेंगे और उसको हम लोग शोल्डर बैंडेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर है एल्बो बैंडेज, और एल्बो बैंडेज बनाने के लिए भी हम लोग ओपन ट्रायंगुलर बैंडेज का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज हैंड बैंडेज, और हैंड बैंडेज जो है, जब पूरा का पूरा हैंड को कवर करना हो, इस तरीके की इंजरी हो, तो भी हम लोग ओपन ट्रायंगुलर बैंडेज को जो पिक्चर में दिखाया गया है उस तरीके से कवर करके उसको हम लोग यहाँ पे ओपन ट्रायंगुलर बैंडेज को हैंड बैंडेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज नी बैंडेज। नी बैंडेज के लिए भी ओपन ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल होता है। फुट बैंडेज के लिए भी ओपन ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल होता है, और देखिए पूरा का पूरा फुट कवर हो गया। फिर है स्टम्प बैंडेज। जब पूरे के पूरे हाथ को कवर करना हो, हाथ पर चोट आ गई हो और पूरा आगे से लपेटना हो, तो भी हम लोग ओपन ट्रायंगुलर बैंडेज को जैसा कि पिक में दिखाया गया है आप उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं स्टंप बैंडेज। नेक्स्ट आते हैं रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स और फर्स्ट एड पोस्ट पर किया जाता है। यूजुअली ये कॉटन मटेरियल जो है, जो कि लूज मैश, जो ढीले जालीदार स्ट्रक्चर्स में होते हैं, उस तरीके से बनाए हुए होते हैं, और ये अलग अलग लेंथ्स और विड्थ्स में अवेलेबल होते हैं। रोलर बैंडेज का भी इस्तेमाल हम लोग ड्रेसिंग्स को उनकी पोजीशन पर, उनकी स्थिति पर बनाए रखने के लिए करते हैं। जो रोलर बैंडेज होते हैं, और हम इसको जब ओपन कर लें तो जो रोल्ड वाला पार्ट है वो हेड या ड्रम कहलाता है, और जो अनरोल्ड पोर्शन है वो टेल कहलाता है। रोलर बैंडेज को जो है अच्छे से, इसको भी बांधते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये बहुत ढीले भी नहीं बंधे होने चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं बंधे होने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं ये जो रोलर बैंडेज है, इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
पहला है सिंगल और सिंपल स्पाइरल। इसमें रोलर बैंडेज को जो है हम लोग किसी जो है ऐसे बॉडी पार्ट पे जिसका साइज वेरी ना कर रहा हो, इवन हो, वहां पे हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं और एक ही डायरेक्शन में रोल करते हुए स्पाइरल बनाते हुए चले जाते हैं। जहाँ पे यूनिफॉर्म थिकनेस या यूनिफॉर्म विड्थ होती है, वहां पे हम लोग जो सिंगल या सिंपल स्पाइरल का इस्तेमाल करते हैं। फिर है रिवर्स स्पाइरल। ये स्पाइरल जो है का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें हर एक राउंड के बाद में वापस से जो है स्पाइरल को रिवर्स किया जाता है। और ये जो है रिवर्स स्पाइरल का इस्तेमाल हम लोग वहां करते हैं, उन बॉडी पार्ट्स पे करते हैं जहाँ पे थिकनेस जो है वो वेरी करती है, जैसे कि लेग है, फोर आर्म है, वहां पे हम लोग रिवर्स स्पाइरल तरीके से रोलर बैंडेज को अप्लाई करेंगे। फिर है फिगर ऑफ 8। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ना, फुट वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे हम लोग जो है 8 अंक का जो है 8 अंक के आकार में बैंडेज को अप्लाई करते हैं ताकि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले नहीं, और हम पूरा का पूरा जो है उस बॉडी पार्ट को कवर करते हैं। और ये एल्बो, नी जैसे जॉइंट्स को कवर करने के लिए फिगर ऑफ 8 का के फॉर्म में हम लोग रोलर बैंडेज को अप्लाई कर सकते हैं। फिर है स्पाइका। स्पाइका फिगर ऑफ 8 का मॉडिफाइड वर्जन है, और ये हिप शोल्डर्स जैसे जॉइंट्स को या जैसे बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम लोग स्पाइका कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रेप बैंडेज। क्रेप बैंडेज भी एक प्रकार के रोलर बैंडेज होते हैं जो कि इलास्टिक कॉटन के बने हुए होते हैं, और इनका इस्तेमाल हम लोग घाव पर नहीं करके, जहाँ पे मोच आ गई हो या फिर सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज हो गए हो, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी की संभावना हो, वहां पर हम लोग क्रेप बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। ये इंजर्ड जॉइंट्स को सपोर्ट करता है और पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इनको डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, और इनका एप्लीकेशन जो है, या फिर हमको इनको कैसे रोल करना है, तो हम उसी टेक्निक से रोल कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोग रोलर बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं, उसी टेक्निक को यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको भी जो है रोल करते समय या अप्लाई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनको बहुत टाइट नहीं बांधा जाना चाहिए और बहुत लूज भी नहीं बांधा जाना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फास्ट इवैक्यूएशन टेक्निक और ट्रांसपोर्ट टेक्निक को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।